गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 में 10 जो एसएसटी का उसमें खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। खनिजों के प्रकार भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इसमें विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे खनिज का अर्थ कि खनिज किसे कहते हैं। खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए जो रासायनिक तथा भौतिक गुण होते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी भी होते हैं, उसे हम संसाधन कहा जा सकता है या खनिज कह सकते हैं। खनिज संसाधन कह सकते हैं। यानी कि खनन क्रिया के द्वारा जो भी भौतिक गुण के आधार पर या रासायनिक गुण के आधार पर हमें उपलब्ध होते हैं और वो हमारे जीवन में या मानव उपयोग के लिए उपयोगी होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो खनिज भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न देश है। हमारे यहाँ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न देश माना गया है। देश के जो 96% खनिजों का भंडार मुख्य जो प्रायद्वीप पठारी भाग है या अरावली पर्वतीय क्षेत्र है या ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र जो है, हिमालय क्षेत्र है, दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है। ऐसे क्षेत्रों से हमें खनिजों की उपलब्धि या उत्पादन होता है। वहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही क्षेत्रों से खनिज निकाले जाते हैं। खनिजों को भौतिक और रासायनिक दो गुण जो है उनके आधार पर हमने उनके प्रकार बांटे हैं कि किस प्रकार से खनिज को हम भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर खनिजों के जो प्रकार हैं एक चार्ट के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। खनिजों के प्रकार, खनिजों को दो भागों में बांट दिया है। एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि धात्विक खनिज, धात्विक खनिज यानी कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? धात्विक खनिज। जिनमें धातु के अंश पाए जाएं वो क्या कहलाएंगे? धात्विक खनिज। दूसरा, इसी के विपरीत देखते हैं अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, यानी कि धातु के अंश जो नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम अधात्विक खनिज की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर अधात्विक खनिज जिसमें कोई धातु के अंश नहीं पाए जाते, धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, उन्हें हम धात्विक खनिज की श्रेणी में रखेंगे। तो खनिजों को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब सबसे पहले धात्विक खनिज को देखते हैं। धात्विक खनिज को भी हमने दो भागों में बांटा है, लौह खनिज और अलौह खनिज। यहाँ दो भाग में बांटा है, लौह खनिज और अलौह खनिज। यानी कि नाम से हमें यह पता चलता है लौह खनिज यानी कि जिसमें लोहे की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें लोहे की प्रधानता पाई जाती है वो क्या कहलाएंगी? लौह खनिज कहलाएंगे। अब अलौह खनिज जिसमें लोहे की प्रधानता नहीं पाई जाती वह अलौह खनिज की श्रेणी में रखेंगे। तो लौह खनिज, अलौह खनिज, धात्विक खनिज को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि लौह खनिज और अलौह खनिज। अब लौह खनिज में कौन कौन से ऐसे खनिज रखे गए हैं जिनको हम लौह खनिज के नाम से या लौह खनिज में जानेंगे। जिनमें लोहे की मात्रा होगी या लोहे की प्रधानता पाई जाएगी उसे लौह खनिज, जिसमें लोहे के अंश या नहीं पाए जाएंगे या लोहे की प्रधानता नहीं पाई जाएगी उसे हम अलोह खनिज की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर लोह जो हमें खनिज के खनन की क्रिया के द्वारा अयस्क के रूप में ही प्राप्त होता है। कोई भी खनिज है वो अयस्क के रूप में ही हमें
प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि जो बनी बनाई वस्तुएं ही जमीन में से या भूमि में से निकलती हैं, ऐसा नहीं है। वो अयस्क के रूप में होता है, फिर उसको फिल्टर करके या शोधन करके शुद्ध किया जाता है, फिर उनकी विभिन्न वस्तुओं के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, ढाले जाते हैं। तो यहाँ लोह अयस्क, जो लोहे की हम वस्तुएं घरेलू कार्यों में या विभिन्न चीज़ों में हम लोहे के उपयोग के रूप में लाते हैं, पहले अयस्क के रूप में ही उसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लोह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि, ये तो हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? लौह खनिज की श्रेणी में रखेंगे। लौह खनिज की श्रेणी में हमने लोह अयस्क को क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, इनको हमने लौह अयस्क की श्रेणी में, लौह खनिज की श्रेणी में रखा है। अब आता है अलौह खनिज। अलौह खनिज जिसमें लोहे की प्रधानता नहीं पाई जाती, जो ऐसी जिसमें लोहे की प्रधानता नहीं हो, उसे हम अलौह खनिज कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, टिन है, बॉक्साइट है, मैग्नीशियम है। ये सभी जो हैं जिनमें लोहे की प्रधानता नहीं पाई जाती है, ये सब धातुएं हैं जिनको हम अलौह खनिज में रखते हैं। तो धात्विक खनिज को हमने दो श्रेणी में बांटा है, एक लौह खनिज और एक अलौह खनिज। अब आते हैं हम अधात्विक खनिज। देखो, अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं होते हैं। हमने अधात्विक को ऊर्जा खनिज के रूप में बांटा है, ऐसे पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा खनिज को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। यहाँ पर ऊर्जा खनिज को भी हमने दो भागों में बांटा है, ईंधन खनिज और अणु खनिज। ईंधन खनिज जो हमारे ईंधन के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं और ईंधन के रूप में हमारे घरेलू रूप में भी प्राकृतिक गैस वगैरह हमारे कार्य में उपयोग में लाई जाती है। तो ईंधन खनिज, इसको हमने जो हमारे ईंधन के रूप में कार्य के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसको हम ईंधन खनिज के रूप में रखेंगे, ईंधन खनिज की श्रेणी में रखेंगे। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। दूसरा आता है अणु खनिज, जो हमारे ईंधन के रूप में ना आकर, जैसे ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे खनिज हैं जिनको हम अणु खनिज के रूप में रखते हैं, अणु खनिज की श्रेणी में रखते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, ऐसे खनिज जिनसे आणविक पदार्थ या आणविक शक्ति या आणविक हथियार इनके उपयोग में, इनको काम में लिया जाता है। तो ऐसे जिनको आणविक यानी अणु खनिज कहते हैं, जिनको आणविक हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दो प्रकार से हम ऊर्जा खनिज, ईंधन खनिज और अणु खनिज, दो भागों में विभाजित कर दिए। इसी प्रकार से जो भारत में धात्विक, अधात्विक, इनको दोनों को भी हमने 89 यानी कि धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के जो खनिज हैं, 89 प्रकार के खनिज हमारे भारत में उपलब्ध हैं या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अधात्विक खनिज जो हैं
52 प्रकार के, धात्विक 10 प्रकार के और 23 सूक्ष्म खनिज, जो ऐसे छोटे खनिज हैं, सूक्ष्म जीवों के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। वो 23 प्रकार के इस प्रकार से हमें सूक्ष्म खनिज के रूप में मिलते हैं। 4 ईंधन खनिज, 4% है जो ईंधन खनिज के रूप में मिलते हैं, यानी कि 52% तो हमारे अधात्विक, 10% धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज और 4% ईंधन खनिज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार घरेलू उत्पाद, जो सकल घरेलू जो उत्पाद का 3.4% भाग और औद्योगिक उत्पादन का 11% है। ये जो सकल घरेलू उत्पाद का जो 3.4%, औद्योगिक उत्पादन का 11% है। इस प्रकार खनिजों का जो वर्गीकरण है और खनिजों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है और बांटा गया है। खनिजों के निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि खनिज का जो निर्माण होता है वो भौतिक कारण से और जैविक कारण से, इन दोनों कारणों से इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसे हमारे कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, जैविक खनिज तथा लोहा, मैग्नीज, अजैविक खनिज की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ पर जैविक और अजैविक 2 प्रकार से हम श्रेणी में रखते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, इसको तो जैविक खनिज, और लोहा, मैग्नीज, अजैविक खनिज। तो खनिजों को भी हमने इधर 2 जैविक और अजैविक 2 श्रेणियों में बांट दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने खनिजों का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा, 2 भागों में खनिजों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले हमने खनिजों का अर्थ देखा, तो किस प्रकार से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक या भौतिक गुणों के कारण हमारे खनन क्रिया के द्वारा ये प्राप्त होते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इस प्रकार खनिजों के हमने धात्विक को 2 भागों में, लौह खनिज और अलौह खनिज। अधात्विक को ऊर्जा खनिज में बांटा है, ऊर्जा खनिज भी 2 भागों में बांटा है, ईंधन खनिज और अणु खनिज। इस प्रकार हमारे धात्विक अधात्विक को जो दोनों ही प्रकार के 89% भारत में इसका खनिज निकाले जाते हैं, और अधात्विक 52 और धात्विक 10 और सूक्ष्म 23% जो सूक्ष्म खनिज प्राप्त होते हैं। इस तरह हमने आज यहाँ पर खनिजों का जो वितरण है, बांटा है, जो खनिजों किस प्रकार से बांटा गया है उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।